इतने ठंडे माहौल में पेटीएम की बायबैक की खबर आना, क्या, क्यों, कैसे, सवाल बहुत सारे हैं सर, आपकी कमेंट। क्या क्या जानना चाहते हैं? पहले तो कि सबसे पहले तो यही बता दूं मैं आपको कि पेटीएम के शेयर में जो बायबैक का ऐलान हुआ है उसकी बोर्ड बैठक होने जा रही है और बोर्ड बैठक के बाद वो डिसाइड करेंगे कितना बायबैक करना है, क्या करना है। कुछ डेटा मैं आपको बता दूं। आईपीओ आया था पेटीएम का 2150 रुपये की इशू प्राइस थी। लिस्टिंग थोड़ी नीचे हुई, 9-10 रुपये नीचे, 9-10% नीचे, 1950 के आसपास। और अभी हाल ही में 24 नवंबर वो डेट थी जहां बहुत सारे सौभाग्यशाली लोगों को सबसे लोएस्ट लेवल पर पेटीएम खरीदने का मौका मिला। वो था 440 के आसपास। ठीक है, वो बहुत कम ही होंगे, ज्यादातर सब 2150 वाले ही बैठे हैं। और पेटीएम ने एक ट्रेंड भी सेट किया न्यू एज कंपनियों के बारे में, और वहां से जो लोगों को डर लगना शुरू हुआ, क्योंकि पेटीएम का नाम है, इज्जत है, क्रेडिबिलिटी है, ब्रांड है, बहुत हाई होप्स के साथ। हाँ, ठीक वैसे जैसे LIC इनसे बड़ी हाई होप थी और अभी तक कुछ नहीं हो रहा। सो लिस्टिंग के बाद से लगातार गिरते गिरते अभी 1 साल हो गया लिस्टिंग को। इन्होंने लिस्टिंग मेरे ख्याल से 24 नवंबर लास्ट 18 नवंबर को की थी लास्ट ईयर, और 24 नवंबर 1 साल बाद लोएस्ट बनाए। ठीक है, 8,300 करोड़ का इशू था और 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 8,300 करोड़ का जब इशू आया, इशू आने के बाद से नेहा अब तक करीबन ये 2,700 करोड़ का लॉस कर चुके हैं। ठीक है, कैश जो पुराना इशू का पैसा बचा है लगभग 5,500 करोड़, प्लस और कैश जो है कंपनी के पास, वो मिलाकर 9,000 करोड़ का कैश है। 9,000 करोड़ का कैश है, 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो करीबन मार्केट कैप का इनके पास 30% के आसपास, आप ब्रॉडली मान लें 25% के आसपास का कैश पड़ा है। अब ये कितना बायबैक करते हैं, क्या करते हैं, वो देखने वाली बात है। आज स्टॉक कितना बढ़ सकता है, उससे पहले मैं बायबैक से जुड़े हुए आपको कुछ बेसिक चीज समझाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि समझिए पेटीएम के बायबैक की ABCD। बायबैक करने के 6 कारण होते हैं मेरी समझ से। ये कोई लीगल रीजन नहीं है, लेकिन जो मेरा अनुभव है 30 साल का, जो मैंने हजारों बायबैक देखे हैं कंपनियां क्यों करती है, वो मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूँ। उससे आपको आइडिया लगेगा कि पेटीएम के बायबैक में कौन कौन सा फिट होता है, कौन सा नहीं। पहला, आमतौर पर प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए बायबैक करते हैं, क्योंकि कंपनी अपने पैसे से बायबैक करती है और बायबैक में जनरली प्रमोटर अपने शेयर बेचते नहीं है। आम शेयर होल्डर, रिटेल या इंस्टीट्यूशनल, वो बेचते हैं। प्रमोटर की स्टेक है उतनी, लेकिन जब इक्विटी कम हो जाती है तो इनडायरेक्टली उनकी स्टेक बढ़ जाती है। तो क्या पेटीएम इसलिए कर रहा है? जवाब है ना, क्योंकि पेटीएम में कोई प्रमोटर है ही नहीं। ये न्यू एज कंपनी है जिसमें प्रमोटर कोई है ही नहीं, सिर्फ विजय शेखर शर्मा साहब है जो 8.9% होल्डिंग रखते हैं, लेकिन वो प्रमोटर नहीं है, मालिक वही है, मालिक है, हाँ। हम जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उसे प्रमोटर नहीं माना गया। तो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाने के लिए ये बायबैक है? जवाब है ना। EPS बढ़ाने के लिए दूसरा रीजन, ये अब आप कमाई तो उतनी कर रही कंपनी, अगर इक्विटी कैपिटल घट गई बायबैक की वजह से तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। हर शेयर पे आप जितना कमा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कम हो गए, तो प्रॉफिट तो अभी आया किधर है? कंपनी अगर नुकसान में है तो EPS बढ़ी कहाँ? राइट, EPS तो तब आएगी जो अर्निंग है, अर्निंग ही नहीं है तो अर्निंग पर शेयर कहाँ से? तो वो भी गलत। तीसरा, शेयर के दामों को सपोर्ट करने के लिए, जब शेयर के दाम बहुत घट जाए, दाम को सपोर्ट करने के लिए बायबैक करना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक लगती है। हाँ, साल भर के निचले स्तरों पर हो, इश्यू प्राइस से 1/4 रह गया हो, तो फिर शेयर के, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है जो वो कर रहे हैं। अगला कारण, आमतौर पर कंपनियों के पास एक्सेस कैश है, बहुत पैसा पड़ा है, क्या करें, कुछ नया बिजनेस नहीं करना है, जो पुराना बिजनेस है उसमें हमें लगाना नहीं है, तो फिर जो कैश पड़ा है उसका इस्तेमाल कर ले। जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस, सब करते हैं ना बायबैक। ढेर सारा कैश आ रहा है, या तो म्यूचुअल फंड में, FD में रखें, नए एक्विजिशन करें, या शेयर होल्डर को दे दें, तो वो शेयर होल्डर को देते हैं। तो क्या पेटीएम के पास भी यही चीज है? लॉस पे लॉस हो रहा है हर क्वार्टर, तो कैश की तो आपको जरूरत पड़ेगी, आगे पीछे पड़ेगी ही पड़ेगी, और नई चीजें करने के लिए भी पड़ेगी। तो कैश का इस्तेमाल करने के लिए बायबैक नॉट अ ग्रेट आइडिया। पेटीएम को देखकर नॉट द ग्रेट आइडिया, क्वेश्चन मार्क है मेरा। विजय शेखर शर्मा साहब समझाएंगे, कभी आएंगे तब, कि वाकई में इस वजह से क्या। शेयर होल्डर्स को फायदा देने के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स दुखी तो हैं, 100% है, तो अब फायदा देने का तरीका क्या है? या तो कंपनी प्रॉफिट में आए, अच्छा पैसा बनाए और शेयर का दाम बढ़े, वो तो होते हुए जल्दी दिख नहीं रहा, तो फिर चलो बायबैक देकर ही शेयर के भाव को सपोर्ट करें, तो कम से कम शेयर होल्डर को इतना कंफर्ट, कॉन्फिडेंस तो आ जाए कि और गिरेगा नहीं। ये कारण सही हो सकता है। और आखिरी कारण,
जो बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बार बायबैक इसलिए किए जाते हैं कि कोई हॉस्टाइल टेक ओवर, यानी कि कोई दूसरी कंपनी आपकी कंपनी को आकर लूट ना ले, टेक ओवर ना कर ले, प्रमोटर से ज़्यादा स्टेक बना ले, या कुछ एक पर्टिकुलर स्टेक लेकर वो एक ओपन ऑफर दे दे कि हम आपकी कंपनी को लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ कम होता है, विदेशों में भरपूर होता है हॉस्टाइल टेक ओवर। अच्छा, हॉस्टाइल टेक ओवर की फंडिंग भी की जाती है, वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं जो फंड करते हैं, जितने पैसे चाहिए हमसे ले जाओ, हॉस्टाइल टेक ओवर करो। हाँ हाँ, इस तरह का माहौल है। तो क्या पेटीएम को कोई हॉस्टाइल टेक ओवर करने की सोच सकता है? इसके ऊपर मैंने 4 स्माइली बनाई है। हर तरह के विचार है इसमें, आंख मारने वाले भी हैं, विंग करने वाले, क्वेश्चन मार्क वाले भी हैं, स्माइल वाले भी हैं। ये कारण इंटरेस्टिंग है। वैसे तो प्रमोटर कोई है नहीं, लेकिन है तो विजय शेखर शर्मा साहब, 9% हिस्सेदारी रखते हैं। क्या कोई ऐसा है जो पेटीएम की ब्रांड, क्रेडिबिलिटी, स्प्रेड, मार्केट शेयर, हर चीज को देखकर पेटीएम को देखकर मुंह में पानी आता हो, और ये विजय शेखर शर्मा साहब को पता हो, और वो सोचे कि चलो बायबैक करके थोड़ा सा मजबूत किया जाए सिचुएशन को? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। इसमें क्वेश्चन मार्क बहुत सारे हैं, इसके जवाब हमारे पास नहीं, समय देगा, लेकिन बट आपने अब सवाल, अब बर्निंग क्वेश्चन खड़ा कर दिया। तो ये सारे रीजन है। अब रहा सवाल शेयर होल्डर्स के लिहाज से, उनके लिए क्या है? 2 चीजें हैं। पहली चीज, जो आपका लो बना है अभी नवंबर के महीने में 24 नवंबर 440, अब एक बार के लिए आपके शेयर का दाम का ये बॉटम हो गया। ठीक है, तो कम से कम आपकी नीचे की रिस्क, आपको खड्डा पता है कि कितना गिर सकते हैं, राइट? तो 440, 450 से 500 पेटीएम के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज होगी। अब इसके नीचे जल्दी से नहीं जाएगा, अनलेस की बायबैक की बहुत ही गंदा लेके आए। गंदा मतलब बहुत छोटा सा और बहुत कम प्राइस वाला, और वो भी ओपन मार्केट परचेज है, न कि टेंडर ऑफर, तब तो जाना है। मतलब अगर वैसा बायबैक लाना है तो फिर लाना भी नहीं चाहिए इनको, लाना भी नहीं चाहिए। इससे तो बढ़िया नहीं लाए हुए ठीक थे। तो आई एम श्योर कि पेटीएम का बोर्ड सोच समझकर अच्छी प्राइस पर बड़ा बायबैक लेकर आएगा, और अच्छी प्राइस पर लाएगा। अगर टेंडर ऑफर से लाए तो और अच्छा, ठीक है? तो आपका पहले नीचे का लेवल। अब आज कितना बढ़ सकता है? मेरे हिसाब से आज कल 1-2 दिनों में जो भी हो, 550 से 565, 10, 12, 13%, ये इतनी अपसाइड पेटीएम में बन सकती। उसके बाद देखा जाएगा, उतनी दिखती है, ठीक है, उतनी दिखती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 520-25 खुले तो आप आज आ जाओ, 25 रुपए तो और बढ़ेगा ले लें। अब ये 25 रुपए के लिए लेने वाला स्टॉक नहीं है। करेक्ट, आपके पास है, पड़ा है, रखिए, बायबैक देखिए, बायबैक देखने के बाद डिसाइड करिए कितना बायबैक आता है, किस प्राइस पर आता है। ये आपके लिए पूरा बायबैक का विषय है। चलिए, तो बिल्कुल, मतलब ये अब एक इंटरेस्टिंग डेवलपिंग स्टोरी है जिस पर हमारा फोकस रहेगा 13 दिसंबर को। हाँ, जो पिछले महीने भर से मैं कह रहा हूँ, अब फिर से कहना चाहता हूँ, हाँ, जितने भी न्यू एज कंपनियां हैं, हाँ, पॉलिसी बाजार, जोमेटो, पेटीएम, और भी 1-2 नाम, हाँ, तो अब इनके लिए जो बॉटम लेवल से वो आ गए, अब जल्दी से वो नहीं टूटेंगे, धीमे धीमे अपसाइड बनेगी। उसका रीजन है कि सबके एंकर लॉक इन खुल गए, सबकी जो सप्लाई आनी थी आ गई, सब में नए तरह के इन्वेस्टर्स आ गए जो नई सोच के साथ आए और कुछ समय होल्ड करने के लिए आए। बिल्कुल, इसलिए अब इन शेयरों में अगर आप लॉस में भी है, अब बेचकर निकलने की हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें, इन्हें पकड़ कर रखें, स्टे पुट। हाँ, तो क्या है, अब अगर आपके पास 125 का जोमेटो है, तो अब आपको 70-75 रुपए देना नहीं है, अब रुकना है। अगर पहले नहीं दिया तो अब मत दीजिए, अगर पहले दे दिया होता तो अच्छी बात थी। हाँ। तो अब इन न्यू एज कंपनी में, चाहे वो आपके पास पॉलिसी बाजार हो, जोमेटो हो, पेटीएम हो, थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं आपको एक रिलीफ दे रहा हूं जो फंसे हुए इन्वेस्टर्स हैं उनको, कि जल्दबाजी में हड़बड़ी मत बेचिए। जो सबसे बुरा समय था शेयर के दाम के हिसाब से होने के लिए, अब मार्केट 2000 पॉइंट घट जाए निफ्टी, वो तो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, उसमें तो सबको घटना है, करेक्ट, वो एक अलग मार्केट रिस्क अलग है। बट जो न्यू एज आईपीओ की जो रिस्क थी, सेलिंग प्रेशर की, लगातार सप्लाई की, नायका वगैरह, अब ये काफी हद तक कम हो गई। कोई 1-2 स्टॉक में रह सकती है, बट ब्रॉडली इन कंपनियों के लिए अब सबसे बुरा समय था वो पीछे रह गया। ये रिलीफ की बात है। सर, ये आपने अच्छी बात कही, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम जब कॉलर बेस्ड शो भी करते हैं, जी, सबसे ज्यादा सवाल इस पे आते हैं। हर दिन 1 या 2 न्यू एज कंपनीज आती हैं, जी, और फिर कोई एनालिस्ट वहां पे जवाब देना नहीं चाहता है, तो ये बड़ी मायूसी की बात होती है। कम से कम ठीक है, आप लोगों के लिए रिलीफ की बात है। अगर है, शांति से बैठिए, हड़बड़ी मत कीजिए।